नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फरवरी 2023 माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है योजना एवं कार्यक्रम। आपको बता दूं, योजना एवं कार्यक्रम से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं और जो भी करंट में योजनाएं चलती रहती हैं वहाँ से अक्सर प्रश्न यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस कहीं पर भी प्रश्न बन सकता है। हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे दिशा योजना के बारे में। दिशा किससे संबंधित है, सबसे पहले इसको देखते हैं। कानून और न्याय मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एसेस टू जस्टिस, जिसको नाम दिया गया दिशा योजना, 5 वर्ष की 2021 से 2026 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें सबसे पहले यह जान लेंगे कि दिशा योजना का मंत्रालय क्या है, तो कानून और न्याय मंत्रालय है। 2021 से 26 तक है इसकी जो समयावधि है, और इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वह है डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एसेस टू जस्टिस, दिशा। इसका उद्देश्य है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, 14 और 21 के तहत भारत के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करना। वर्तमान में दिशा के अंतर्गत 3 घटक काम कर रहे हैं। सबसे पहला है टेलीला। टेलीला का मतलब है वंचितों तक पहुंच, रीचिंग द अनरीच्ड। यह एक इंटरफेस है, तंत्र है, जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श प्रदान करता है। दूसरा है न्याय बंधु कार्यक्रम। न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य है वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना। तीसरा है विधिक जागरूकता कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, याद रखेंगे यह एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत अनुशंसित राष्ट्रीय, राज्य और जिला एवं तालुका स्तर पर एक अधिक मजबूत ढांचे के साथ कानूनी सेवा संस्थान नेटवर्क प्रदान करना। तो यह तो हो गए 3 इसके घटक। प्रमुख बिंदु इसका क्या है कि इसे अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच पर एक व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थित समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो भाई दिशा योजना महत्वपूर्ण हो सकती है, एग्जाम में देखने को मिल सकती है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेंगे। 2021 से 2026 इसकी समयावधि थी। अब बात करते हैं नमामि गंगे, दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल हो गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। के रिपोर्ट के अनुसार भारत की नमामि गंगे गंगा कायाकल्प परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। तो प्रधानमंत्री और जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, इन लोगों की बहुत ही महत्वाकांक्षी यह परियोजना है। तो यहाँ से प्रश्न इस वजह से देखने को मिल सकता है। एक और मिशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGC ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह भी फैक्ट याद रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। मॉन्ट्रियल कनाडा में कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD के 15वें सम्मेलन में नमामि गंगे के महानिदेशक कौन है? G अशोक कुमार द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। नमामि गंगे योजना जब इतना चर्चा में आ गई तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पुरानी योजनाओं से अक्सर प्रश्न यूपी पीसीएस में देखा जा सकता है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस 69वीं और उत्तराखंड पीसीएस 2023 और साथ साथ MP पीसीएस 2023, इन्हीं सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है आपको। तो अब नमामि गंगे परियोजना चर्चा में फिर से आ गई है, तो यहाँ से फिर प्रश्न बन सकता है। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसे प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों की
पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका अगर संचालन देखें तो जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसका किया जा रहा क्रियान्वयन। तो यह सब याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP तैयार किया गया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। तो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं गलत सूचना विरोधी परियोजना। गूगल की सहायक जिग्सा भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू करने जा रही है। तो सीधे यह प्रश्न आ सकता है कि गूगल की सहायक जिग्सा भारत में एक गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू करने जा रही है। तो कौन सी कंपनी भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू होगी, गूगल या गूगल की सहायक जिग्सा? याद रखेंगे इसको। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK कार्यक्रम को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना नाम दिया गया है। तो भैया इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकती है कि प्रधानमंत्री जो कौशल केंद्र खोले जा रहे थे PMKK कार्यक्रम को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना नाम दे दिया गया है। तो आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ सीमित तथ्य। यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को आपस में जोड़ती। यह जो योजना है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यह मंत्रालय की जो अल्पसंख्यक मंत्रालय की 5 योजनाएं हैं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल, सीखो और कमाओ, उस्ताद, ये सब किस मंत्रालय की योजनाएं हैं? अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। तो प्रश्न जानते रहिएगा, अगर मान लीजिए इनमें से 5 में कभी कोई योजना दे दे और मंत्रालय पूछ ले तो यह अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाएं हैं। बात करेंगे TB नियंत्रण कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रत्येक वर्ष 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मेघालय सरकार को सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। मेघालय सरकार ने क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया है। तो भाई साहब इसको देख लीजिए, 2.6 मिलियन लोग प्रति ईयर प्रभावित होते हैं भारत में और इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मेघालय सरकार को सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न बन सकता है सीधे कि सरकार को TB नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो वह है मेघालय सरकार और मेघालय ने क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन का शुभारंभ किया था। भारत ने WHO के सतत विकास लक्ष्यों में से 5 वर्ष पहले 2025 तक प्रत्येक वर्ष 26 लाख से अधिक भारतीयों को प्रभावित करने वाली बीमारी को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य, तो जो भारत का लक्ष्य हुआ है 2025 और जो सतत विकास का लक्ष्य है या WHO का लक्ष्य हुआ है 2030। पूरी दुनिया का लक्ष्य है 2030 तक TB को नियंत्रित करना, लेकिन भारत का जो लक्ष्य वह कब तक है? 2025 तक ही है। इसको भी याद रखेंगे कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है TB उन्मूलन के लिए? 2025 तक। TB उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 शुरू की गई है, जो अधिक सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय राजधानी में TB संक्रमण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को तपेदिक नियंत्रण, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस सबको छोड़ देंगे। राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसकी जो थीम थी वह था शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। थीम क्या थी कि शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। किसकी? राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला। मंत्रालय कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी जो थीम थी वह है शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसको देख लेंगे थोड़ा सा ऐसे। मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए राज्यों को पुरस्कृत
पुरस्कार दिए गए जिनमें MMR को कम करने के लिए गहन प्रयास है। तो पहला स्थान केरल, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है। बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि में पहला स्थान पश्चिम बंगाल, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा। उत्तर प्रदेश की पोजीशन को जरूर याद कर लेंगे कि बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि के मामले में पहला स्थान तो पश्चिम बंगाल का है, लेकिन दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट में ही आ जाए कि बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो गलत, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगर MMR मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गहन प्रयास हेतु जो पहला स्थान मिला वह है किसको मिला? केरल को मिला है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। बात करेंगे लाइफ फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स का 5वां संस्करण लॉन्च। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल यूथ को लैब का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स का 5वां संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। देख लेंगे इसको। लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, अटल इनोवेशन मिशन ने, UNDP इंडिया ने, इन तीनों ने मिल के लॉन्च किया। और यही लॉन्च किसने किया, यही यहाँ से पूछा जा सकता है कि लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स का 5वां संस्करण किसने लॉन्च किया? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। बात करेंगे यूथ को लैब है क्या। यह वर्ष 2019 में UNDP इंडिया द्वारा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के साथ साझेदारी में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों SDG के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए युवाओं को निवेश करने और सशक्त बनाने के लिए एशिया प्रशांत देशों के लिए एक सामान्य एजेंडा स्थापित करना इसका लक्ष्य है। किसका? यूथ को लैब। कब शुरू हुआ यह? 2019 में। बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना किस मंत्रालय की है? सबसे पहला प्रश्न यही आता है। तो स्वदेश दर्शन, दर्शन मतलब घूमना टहलना, घूमना मतलब पर्यटन। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार बिहार में गया और नालंदा को भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया है। तो जो BPSC का एग्जाम होगा उसके लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गया और नालंदा को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की है? पर्यटन मंत्रालय की। मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है, जबकि मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। प्रसाद योजना के तहत किसको चिन्हित किया गया है? बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को। जबकि स्वदेश दर्शन 2.0 जिसको SD 2.0 बोल रहे हैं, इसके तहत नालंदा और गया को विकास के लिए चुना गया है। और जो प्रसाद योजना यह भी पर्यटन मंत्रालय की ही योजना है। स्वदेश दर्शन 2.0 के बाद बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना का। यह योजना भारत सरकार ने 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट आदि के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। बाद में इसे अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देने के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया नाम दिया गया और फिर से लॉन्च किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत। तो यह कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ देंगे। जो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। कब शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की? तो यह हुई थी 2016 में शुरुआत। इतना ही याद कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई? 2016 में। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। योजना एवं कार्यक्रम संबंधित यह वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कुछ भी कहना है, कुछ भी इसमें सुधार चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।